हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी की वैल्यूएशन एनालिसिस की, क्योंकि लास्ट 7-8 ईयर्स से आईटीसी का जो स्टॉक है दैट हैज बीन गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम करेक्शन। एंड मोर ओवर यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा सिग्नल एंड नॉइज की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये स्टॉक के अराउंड बहुत ज्यादा न्यूज है, राइट। तो क्या कैसे सिग्नल एंड नॉइज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इन आवर ओपिनियन हमें जो बिजनेस के की पॉइंटर्स हैं वो पता होने जरूरी है। तो वैल्यूएशन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क बताता हूं जो वॉरेन बफेट ने 2007 के अपने लेटर्स टू शेयर होल्डर्स में लिखा था। तो वॉरेन बफेट ने 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस बताए थे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस इज अ ग्रेट बिजनेस, सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस इज अ गुड बिजनेस, एंड द थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस इज अ ग्रूसम बिजनेस। तो इन 3 टाइप्स या 3 कैटेगरीज में आप बिजनेसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ग्रेट बिजनेस कौन सा है। तो सपोज करते हैं कि अगर आप कोई दुकान लगाते हैं या आप कोई शॉप लगाते हैं जिसमें आप 100 रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप उस 100 रुपए के कैपिटल पे 25-30% प्रॉफिट कमा सकते हैं तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ ग्रेट बिजनेस। माने आपकी जो शॉप है दैट शुड बी क्लासिफाइड एज अ ग्रेट बिजनेस, क्योंकि आपने वहां पे 30% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाया। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस इज अ गुड बिजनेस। अब गुड बिजनेस क्या होता है? गुड बिजनेस का जो रिटर्न रेशियोज है वो जैसे हमने पहले देखा था, जो ग्रेट बिजनेस है उतने अच्छे नहीं होते, पर जो गुड बिजनेस है उनके रिटर्न रेशियोज भी सेटिस्फैक्टरी होते हैं। तो गुड बिजनेस में क्या होगा कि आपने 100 रुपए लगाए दुकान में, एंड उस 100 रुपए पे आप 15 से 20 रुपए कमा रहे हैं। तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस टाइप ऑफ बिजनेस में 15 से 20% है, विच शुड बी क्लासिफाइड एज अ गुड बिजनेस। देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस विच इज नोन एज अ ग्रूसम बिजनेस। अब ग्रूसम बिजनेस क्या होता है कि आपने अपनी दुकान में 100 रुपए लगाए, पर आप 100 रुपए पे सिर्फ 5 या 6 रुपए कमा रहे हैं। अगर आप ये पैसा बैंक अकाउंट में भी रखते हैं तो वहां पे भी आपको 5-6% इंटरेस्ट तो आ ही जाती, विच इज ऑलमोस्ट जैसे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट उसके जैसी है। तो यहाँ पे कोई रियल रिटर्न बन नहीं रहा। एंड ग्रूसम बिजनेस क्या कहते हैं कि ग्रूसम बिजनेस में बार बार री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जो भी एसेट हैवी बिजनेस है जहां पे मार्जिन्स बहुत लो हैं दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ ग्रूसम बिजनेस। यहाँ तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट फेज में होते हैं, इवन दे आर क्लासिफाइड एज अ ग्रूसम बिजनेस, बट इवेंचुअली वो टर्न होकर गुड या ग्रेट में हो जाते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ग्रेट बिजनेस में अगर हम एग्जांपल लेंगे सो एशियन पेंट्स, पिडिलाइट एंड डीवीज लैब्स इज एन एग्जांपल ऑफ वन, जहां पे 25-30% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। अगर हम गुड बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं तो आपके जो एफिशिएंटली रन बैंक्स हैं, अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड बिजनेस, क्योंकि आप 100 रुपए के कैपिटल पे 15 से 20% आरओई कमा रहे हैं। आई थिंक 16-17% आरओई काफी साल से कांस्टेंट है। एंड थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस इज अ ग्रूसम बिजनेस, जहां पे भी आपका आरओसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 10-12 या 13% के बिलो है, दैट इज अ ग्रूसम बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि वैल्यू ट्रैप बन जाते हैं लंबे समय के लिए। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, एंड वी थिंक कि आईटीसी के अंदर आज तीनों ही टाइप के बिजनेसेस प्रेजेंट है। तो इस वैल्यूएशन एनालिसिस में हम आईटीसी का जो ग्रेट बिजनेस है उसकी भी बात करेंगे, दैट इज द सिगरेट बिजनेस। फिर जो आईटीसी का गुड बिजनेस है हम उसकी भी बात करेंगे, पोटेंशियली जो गुड बिजनेस हो सकता है दैट इज द एफएमसीजी बिजनेस। एंड जो थर्ड टाइप का बिजनेस है दैट इज अ ग्रूसम बिजनेस, तो हम होटल बिजनेस की बात करेंगे आईटीसी की। एंड एंड में हम बात करेंगे कि क्यों आईटीसी को एक कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट मिल रहा है इस टाइम पे मार्केट में। सो कमिंग टू द एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट बिजनेस, तो आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है दैट इज अ ग्रेट बिजनेस। Now why am I saying so? Because इस लाइन ऑफ बिजनेस में आईटीसी मोर देन 65% ईबिट मार्जिन कमाता है। तो एक बार यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ईबिट मार्जिन एंड इनकी जो ईबिट की ग्रोथ आई है, तो वी फाइंड समथिंग लाइक कि यहाँ पे जो ईबिट मार्जिन है वो 28% से 67% तक एक्सपैंड हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। एंड यहाँ पे जो उनका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 5100 करोड़ से लगभग 1583 करोड़ की आ चुकी है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज ऐसे बिजनेसेस बहुत कम मिलते हैं इंडियन मार्केट्स में। एंड यहाँ पे अगर इनका कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो कितने कैपिटल एम्प्लॉयड पे, माने कितना पैसा मैंने दुकान पे डाला है उस पे मैं अगर 67% मार्जिन कमा रहा हूँ तो कितना पैसा लगाया मैंने। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं तो लास्ट 2010 में कुछ 3000 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड था, एंड 2020 में कुछ 3300 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड मोर ओवर अगर हम इस कैपिटल एम्प्लॉयड में इनका अगर आरओसी देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ग्रेट बिजनेस है, ऐसा बिजनेस बहुत कम है कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे इनका आरओसी मोर देन 200-300% है। क्योंकि आप 3-3.5 हजार करोड़ अपनी दुकान में लगाते हैं, अगर आप उसके ऊपर 15,000 करोड़ कमा रहे हैं तो दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी एसेट लाइट बिजनेस।
क्योंकि सिगरेट बनाने के लिए आपको एक छोटी सी फैक्ट्री चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं चाहिए। एंड मोर ओवर ये बिजनेस में बहुत बड़े बड़े एंट्री बैरियर है बिकॉज ऑफ रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट और प्लेयर्स को लाइसेंस ही नहीं देता सिगरेट मैन्युफैक्चर करने का। तो इट इज़ अ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री जिसमें आईटीसी इज द मार्केट लीडर विद मोर देन 75% मार्केट शेयर। एंड आईटीसी के यहाँ पे ब्रांड्स है समथिंग लाइक गोल्ड फ्लेक एंड क्लासिक विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस ब्रांड। सो दिस इज द ग्रेट बिजनेस, बट यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। So first problem that is there in this business is that this is a sin product. माने जो भी sin product है that is very heavily regulated by the government and यहाँ पे taxation भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इंडिया में देखते हैं as we compare it with rest of the world, तो इंडिया के अंदर सिगरेट का consumption has fallen basically, जो लीगल सिगरेट्स है उनका consumption has fallen. One of the reasons is क्योंकि इंडिया में सिगरेट की जो अफोर्डेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है अफोर्डेबिलिटी? बिकॉज ऑफ टैक्सेस। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, टैक्सेस से क्या होता है, कंजम्पशन सिगरेट की गिरती है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से है, तो साउथ अफ्रीका में जैसे जैसे टैक्सेस बढ़े हैं सिगरेट के ऊपर, वैसे वैसे जो सिगरेट है उसका जो कंजम्पशन है रिड्यूस हुआ है। एंड मोर ओवर व्हाट समटाइम्स हैपन इज कि लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस प्ले आउट। तो लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब है कि इवन दो रेगुलेशन अच्छा या वेल थॉट आउट था, पर जो उसका कॉन्सिक्वेंस था शायद से वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंस प्ले आउट करे, तो ओवर द इयर्स व्हाट हैज हैपेंड कि जो इलीगल सिगरेट्स हैं जिस पे टैक्सेस नहीं देने पड़ते इतने, वहां से क्या हुआ है कि दैट हैज टेकन मार्केट शेयर अवे फ्रॉम द लीगल सिगरेट मार्केट। So as we can see that in 2005, 89% of the market was in legal cigarettes and only 11% was in illegal cigarettes. But if I just fast forward this to 2019, क्योंकि taxation over the years काफ़ी बढ़ा है and बहुत ज़्यादा regulation आई है इस पे, तो 24% of the market is in illegal cigarettes and only 76% of the market is in legal cigarettes. So over the years what has happened is that illegal cigarettes have gained market share over the legal cigarettes. Now this is law of unintended consequences. Even though government चाहती थी कि टैक्सेस के थ्रू सिगरेट का कंजम्पशन कम हो, बट एट द एंड जो गवर्नमेंट है उन्हीं को लॉस हो रहा है, क्योंकि जो लीगल सिगरेट्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट उतना टैक्स नहीं ले पा रही। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्योंकि सिगरेट एक हैबिट प्रोडक्ट है, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई जो भी स्मोकर है उनको बहुत ज़्यादा इसकी हैबिट हो जाती है, तो आईटीसी हैज़ हैड प्राइसिंग पावर। तो जब हमने देखा था कि आईटीसी के जो ईबिट मार्जिन है वो लास्ट डेकेड में कुछ 67% के आसपास आ गए, दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ उतना नहीं है। तो अगर हम आईटीसी की वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं सिगरेट्स की, सो दिस इज व्हाट वी फाइंड कि 2011 में वॉल्यूम डी ग्रो करी थी, फिर 2012 में वॉल्यूम ग्रो करी थी, फिर 2015-16 में वॉल्यूम फिर डी ग्रो करी थी बिकॉज ऑफ टैक्सेस, एंड 2019 में फिर ग्रो करी थी, एंड 2020 में अगेन इट हैज डी ग्रोन, एंड आई थिंक कोविड क्राइसिस के बाद 2021 में इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डी ग्रो एज वेल। So this is why it is a very regulated industry. But ITC has grown its profits just because of pricing power. But अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ गया है कि आप जो मार्जिन है उसको भी एक एक्सटेंड तक एक्सपैंड कर सकते हैं। सो इस वजह से ITC को सिंस 2000 हैज टू डाइवर्सिफाई इन अदर लाइन्स ऑफ बिजनेसेस। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन एसेंशली एक कैपिटल एलोकेशन का डिसीजन है। माने जो आपकी दुकान है, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आपने 100 रुपये लगाए दुकान में, अगले साल अब आपने उस पर 30 रुपये कमाए, तो जो आप 30 रुपीज़ कहाँ पे री इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ कैपिटल एलोकेशन। तो यहाँ पे आईटीसी ने एक जो बहुत ज़्यादा ग्रूसम बिजनेस है उसके अंदर भी कैपिटल इन्वेस्ट करा है, दैट इज बाय द नेम ऑफ द होटल इंडस्ट्री। तो आईटीसी का आज जो होटल लाइन ऑफ डिवीजन है, तो दैट इज अ ग्रूसम बिजनेस इन आवर ओपिनियन, बिकॉज दिस इज एन एसेट हैवी बिजनेस विच इज प्योरली सिक्लिकल, एंड यहाँ पे आपके पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंस 2010 आईटीसी ने इस बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय करा है। सो व्हेन वी सी दिस इज व्हाट वी फाइंड कि यहाँ पे जब दिस इज व्हाट वी फाइंड कि 2010 में 2521 करोड़ इस बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड था, जो 2020 में बढ़ के 6733 करोड़ हो चुका है। एंड मोर ओवर अगर हम इस बिजनेस में इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, तो दैट इज दैट ऑफ अ ग्रूसम बिजनेस। 9-10% था 2010 और 2011 में, एंड वो गिर के 2015-2016 में 1% आया, एंड अगेन आज 2010 में 2% के आसपास है।
सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रूसम बिजनेस. अगर किसी को सीखना है कि कैपिटल एलोकेशन कैसे नहीं करनी, तो दिस इज दी प्योरली एन एग्जाम्पल. बिकॉज जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो दीज थिंग्स एक्चुअली प्ले इनटू द वैल्यूएशन मल्टीपल, लाइक जो मार्केट कैसे देख रही है. तो यहाँ पे होटल, जो इनका होटल बिजनेस है, दैट इज अ ग्रूसम बिजनेस. बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी आईटीसी ने सिंस 2000 कि इनके पास जो सिगरेट का कैश फ्लो आ रहा था उसको यूज करके आईटीसी ने अपना जो एफएमसीजी बिजनेस है उसको ग्रो करने की काफी ट्राई करी है. सो कमिंग टू द एफएमसीजी बिजनेस, हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल अप्लाई कर सकते हैं. सो थॉमस रूसो एक इन्वेस्टर हैं जो बहुत फेमस हैं फॉर इन्वेस्टिंग इन ब्रांडेड कंपनीज एंड कंज्यूमर कंपनीज. तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल दिया था बाय द नेम ऑफ कैपेसिटी टू सफर. अब कैपेसिटी टू सफर का क्या मतलब है कि कुछ बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट काफी अपफ्रंट होती है. माने अगर आप कोई भी न्यू कंट्री एंटर करते हैं तो वहां पे जाके ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है, विच इज वेरी इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, राइट. क्योंकि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस वजह से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि आपके जो मार्जिन्स है दे विल सफर एंड जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है दैट विल ऑल्सो सफर. एंड दिस इज समथिंग विच टिपिकली द स्टॉक मार्केट डजंट लाइक इन द शॉर्ट टर्म. सो कैपेसिटी टू सफर का मतलब क्या है कि आप शॉर्ट टर्म पेन ले सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म गेन. यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था नेस्ले का. तो नेस्ले ने एक न्यू बिजनेस इंक्यूबेट करा था बाय द नेम ऑफ नेस्प्रेसो. तो नेस्प्रेसो इज बेसिकली द बिजनेस ऑफ अ कॉफी मशीन एंड इट्स अ वेरी नीश बिजनेस. तो यहाँ पे नेस्प्रेसो के अंदर कॉफी पॉट्स यूज होती हैं. इन कॉफी पॉट्स के अलावा जिन लोगों को एस्प्रेसो का बहुत शौक है उनके लिए ये बिजनेस इंक्यूबेट हुआ था. And moreover, it took Nestle 15 years to break even on this business, क्योंकि यहाँ पे upfront investments बहुत ज़्यादा थी. एंड यहाँ पे देखते हैं कि नेस्ले का एडवांटेज क्या हुआ. आफ्टर नेस्ले ब्रोक इवन, तो नेस्ले के पास पेटेंट था कॉफी पॉट का. एंड मोर ओवर नेस्ले ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ कंट्रीज में एस्प्रेसो का बहुत शौक था वहाँ पे प्राइवेट क्लब्स बनाए बाय द नेम ऑफ नेस्प्रेसो, जहाँ से जाके आप कॉफी पॉट्स खरीद सकते थे. तो इससे क्या एडवांटेज हुआ कि एक सॉर्ट ऑफ इस बिजनेस के अंदर एक वो बिल्ड हो गया था, स्विचिंग कॉस्ट. एंड क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट बिल्ड हो गया था तो कस्टमर कुडंट इजीली स्विच फ्रॉम द मशीन ऑफ नेस्प्रेसो टू समथिंग एल्स, बट इट टुक देम 15 years टू ब्रेक इवन इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस. Now this is the example of capacity to suffer. क्या आप शॉर्ट टर्म पेन ले सकते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में. तो समथिंग सिमिलर वी थिंक इज हैपनिंग इन आईटीसी राइट नाउ. So since 2000 till 2020, as we can see, the sales of ITC has risen from 100 crores to somewhere to more than 12,000 crores in the FMCG business. And I think this is the fastest growing FMCG business in the country, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेल किसी की नहीं बढ़ी. So ITC has incubated brands like Ashirwad, जो आज एक 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ब्रांड हो गए. They have also incubated brands like Bingo, Sunfeast, right? And moreover, they have acquired brands like Savlon and Nimlyle, which have been very successful acquisitions. तो यहाँ पे हम देखते हैं तो दिस इज अ लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस, क्योंकि अगर आप FMCG बिजनेस 10-20 ईयर्स में बना रहे हैं तो दैट इज समथिंग फॉर विच यू नीड टू बी वेरी वेरी अग्रेसिव. तो यहाँ पे इफ वी कंपेयर आईटीसी विद इट्स पीयर्स, तो वी गेट टू नो कि जो आईटीसी के पीयर्स हैं वो इस लाइन में काफ़ी टाइम से हैं. So just to give you an example, Hindustan Unilever was established in 1933 October, right? Nestle was established in 1959, right? Dabur was there in India since 1884. Britannia has been there since 1892, and something like Asian Paints has been there since 1942. एंड ITC हैज बी देयर सिंस 1910. बट FMCG इन्होंने अगर हम देखा जाए तो पूरे अच्छे वे से सिंस अर्ली 2000 ही एंटर करा है. सो ब्रांड जेस्टेशन टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पे मोर ओवर आपके साथ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करूंगा बाय द नेम ऑफ बोल्ट-ऑन्स. तो वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर कहते हैं कि बोल्ट-ऑन्स आर बेसिकली एक्विजिशंस, जो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई चीज़ नहीं है और आपके मतलब जो आप कर रहे हैं उसके आसपास की चीज़ है, अगर आप उसको अक्वायर करते हैं तो दैट इज नोन एज अ बोल्ट-ऑन. तो ITC ने रिसेंट टाइम्स में कुछ 4 to 5 बोल्ट-ऑन एक्विजिशंस करी हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर दोस. So ITC acquired Sunrise for 2150 crores, जिसकी सेल्स 591 crores की थी. Now why is the Sunrise acquisition interesting? Because अगर हम MDH को देखते हैं तो MDH का जो मसाला का बिजनेस है वहाँ पे 20% से ज़्यादा ये लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस बिकॉज दिस इज हायर मार्जिन इन नेचर. सेकेंड बोल्ट ऑन एक्विजिशन जो ITC ने करी थी दैट इज बाय द नेम ऑफ Savlon.
तो आईटीसी ने जब Savlon अक्वायर करा था तो उन्होंने 250 करोड़ रुपीस दिए थे एक्विजिशन के लिए, एंड उस टाइम पे Savlon की सेल सिर्फ 50 करोड़ थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 4 and 5 years, आज Savlon की सेल कुछ 1000 करोड़ के आसपास है, एंड इट हैज बीन ग्रोइंग एट 50% CAGR. Again, this is a very smart bolt-on acquisition, right? It has been also been helped by the pandemic crisis, no doubt, but still in terms of 250 करोड़ अगर आपने दिया था, आज 1000 करोड़ सेल है, तो it seems very interesting. नेक्स्ट बोल्ट ऑन विच दे डिड इज बाय द नेम ऑफ निमलाइल। तो जो इन्होंने निमलाइल की एक्विजिशन करी थी, अगेन इन्होंने कुछ जब अक्वायर करा था तो उस टाइम पे इस बिजनेस की सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इनकी एक्विजिशन के बाद इन्होंने सेल्स 4x ग्रो करी है टू 150 करोड़, राइट? एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन इट्स कैटेगरी टुडे. And another bolt-on acquisition which they have done in recent times is from Colgate-Palmolive of a cream by the name of Charmis, right? So this is how ITC has been going about building their FMCG business. अगर हम यहाँ FMCG के financial numbers देखते हैं उनको उनके पेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, सो वी गेट टू नो कि आज HUL की कुछ 41,728 करोड़ की सेल है FMCG बिजनेस में, whereas नेस्ले की 13,067 करोड़ की है, एंड ITC की 12,844 करोड़ की है. एंड ITC का आई थिंक क्लोजेस्ट पेयर इन दिस टर्म्स वुड बी ब्रिटानिया, क्योंकि ITC का जो फूड्स बिजनेस है दैट वुड बी समवेयर क्लोज टू 36 to 40% ऑफ देयर FMCG बिजनेस, क्योंकि आशीर्वाद इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड्स दैट ITC हैज इन द पोर्टफोलियो. बट यहाँ पे अगर हम EBIT मार्जिन्स देखते हैं, क्योंकि ITC का आज बिजनेस इज इन द इन्वेस्टमेंट फेज इन FMCG, तो EBIT मार्जिन्स ऑफ ITC आर समवेयर क्लोज टू 3%, whereas if I compare it with rest of its peers, तो HUL का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इज समवेयर क्लोज टू 25%. बट आई थिंक द क्लोजेस्ट पेयर फॉर ITC शुड बी ब्रिटानिया, जिसका EBIT मार्जिन इज समवेयर क्लोज टू 19%, क्योंकि ITC इज ऑल्सो इनटू बिस्किट्स एंड काफी ज्यादा फूड बिजनेस है इनके पोर्टफोलियो में. सो दिस इज अ वेरी गुड कंपैरिजन. एंड अगर हम प्राइस अपॉन सेल्स देखें, जो वैल्यूएशन मल्टीपल मिल रहा है इन बिजनेसेस को, सो HUL इज गेटिंग अ वैल्यूएशन मल्टीपल ऑफ 14 times प्राइस बाय सेल्स, whereas ITC is only getting a valuation multiple of 5 times price by sales, even though this might not be a very apt comparison, क्योंकि ITC में अभी जो सिगरेट बिजनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी ऑन एन एवरेज FMCG बिजनेस के अंदर अगर हम वैल्यूएशन मल्टीपल देखें तो ब्रिटानिया का 7 times है, अगेन जो नेस्ले है उसका भी मोर देन 13-14 times है. एंड वन ऑफ द रीजंस ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हम कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लिखते हैं, राइट, जो कंपाउंडिंग के फॉर्मूला में एक बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज है, बेसिकली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज समथिंग विच इज नोन एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. पर इसके अंदर व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द लॉन्जेविटी. अगर रेट आपका मॉडेस्ट भी आए पर अगर भी लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग की, तो ऐसे बिजनेसेस को वैल्यूएशन काफी ज्यादा मिलती है. इस वजह से FMCG यूनिवर्स में वैल्यूएशन काफी ज्यादा है. तो दिस इज वाई इट सीम्स इंटरेस्टिंग कि अगर ITC के अगर यहाँ पे मार्जिन एक्सपैंड करने लग जाते हैं, सो देयर ROC कैन स्टार्ट इंचिंग अप. तो यहाँ पे एक बार अगर हम कंपैरिजन देखते हैं ITC का, सो मोर ओवर वी गेट टू नो दैट अगर हम HUL का ROC देखते हैं तो आज 86% है, नेस्ले का 70% है, डाबर का 28% है, ब्रिटानिया का 37% है, एंड वेयरएज ITC का आज सिर्फ 6% के आसपास ही है. So again, the margins seem to be depressed right now, and यहाँ से we think that margin will be on an upward trajectory, like they will start improving because काफी ज़्यादा investment का phase over हो चुका है. Let's see कि यहाँ पे जो capital employed turnover है and जो margins है उनकी जो trajectory है वो किस तरफ जा रही है. So we get to know कि यहाँ पे जो EBIT margins है 2013 में -1% थे, which over a period of time have improved to 3%, but क्योंकि capital employed turnover depressed इस टाइम पे 3 to 2 times के बीच में, this is why ROC 6% के आसपास आया है. तो बेसिकली ROC का फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर इनटू योर EBIT मार्जिन्स. पर यहाँ पे हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, इस टाइम पे दोनों ही चीजें डिप्रेस्ड हैं. आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर है वो भी डिप्रेस्ड है, एंड जो आपके EBIT मार्जिन्स है वो भी डिप्रेस्ड है. So over a period of time, there is quite a big possibility कि आपके जो EBIT margins है, they go up to 10 to 11%. Maybe in next 6-7 years, पता नहीं कब जाएंगे, क्योंकि ITC की जो management है, they are also trying to acquire more and more brands. अगर acquisition Savlon type होती है, तो that could be very very smart acquisitions. But this is what the trajectory of the FMCG business looks like.
बट वन थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट आज यहाँ पे आईटीसी में बहुत ज़्यादा नॉइज क्यों है, क्यों आईटीसी का स्टॉक हैज़ वेंट थ्रू टाइम करेक्शन, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड एंड जो आपके बिजनेस का ROIC का डायरेक्शन है दैट हैज़ 1:1 रिलेशन विद योर वैल्यूएशन। क्योंकि आईटीसी का इस टाइम पे एक होटल बिजनेस है जो बिल्कुल एक ग्रूसम बिजनेस है, एंड मोर ओवर FMCG बिजनेस भी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टेज में है। तो करंटली मार्केट के नजरों में इट्स अ ग्रूसम बिजनेस बिकॉज मार्जिन्स आर डिप्रेस्ड। सो दिस इज वाई कैपिटल एलोकेशन के टर्म्स में हुआ क्या है कि जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल पे रिटर्न आ रहा है, दैट इज लोअर देन योर हिस्टोरिक कैपिटल। दिस इज वाई ITC in our opinion has went through a period of time correction. But let's see what are the changes that are happening in the business, which makes it very, very interesting, because value investing is nothing but looking for a catalyst. If you're buying deep value companies, you always have to look for a catalyst. So what has been the catalyst in ITC's case is a change in capital allocation policy. कि माने जो अब capital आ रहा है उसके साथ हम क्या करेंगे. So these are the following catalysts in our opinion. So first catalyst is that ITC has opted for asset right move in the hotel business. So ITC अब क्या करे, rather than owning the properties, ITC is going through management contracts in the hotel business, which is asset light. Secondly, what ITC is doing that the investment phase in FMCG is currently reducing. तो माने इन्वेस्टमेंट फेज जो FMCG में था वो घट रहा है, एंड ITC ने ऑलरेडी 25 ब्रांड्स बिल्ड कर लिए। सो अगेन यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट शायद से उतनी ज्यादा ना हो, एंड बोल्ट ऑन एक्विजिशंस काफी सारी हो, जैसे हमने जैसे सैवलॉन के केस में देखा है। थर्ड की चेंज दैट हैज हैपेंड इज दैट मोर देन 80 to 85% ऑफ द प्रॉफिट्स वुड बी गिवन आउट एज डिविडेंड्स। And lastly, the change that has happened is some of the recent acquisitions जो ITC ने करी है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू अक्रेटिव हुई हैं, जैसे हमने सैवलॉन एंड निब्लाइल के केस में देखा। सो दीज आर द चेंजेस विच वन लुक्स फॉर वाइल डूइंग वैल्यू इन्वेस्टिंग। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के दूसरे कंसर्न भी है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है बाय द नेम ऑफ सूटी, दे ऑल्सो हैव अ स्टेक ऑफ 7.9 to 7.8% इन ITC। तो गवर्नमेंट ने बोला कि शायद से दे विल सेल देयर स्टेक इन ITC, जिसकी वजह से ITC के स्टॉक पे एक टेक्निकल ओवरहैंग है इन द शॉर्ट टर्म, बिकॉज स्टॉक की जो सप्लाई है दैट विल बी मोर देन द डिमांड। दिस थिंग इज ऑल्सो देयर। एंड सेकेंड थिंग इज आर इन्वेस्टर्स आर कंसर्न्ड ओवर ESG इशू। तो ESG इन्वेस्टिंग हैज गेन्ड प्रोमिनेंस लास्ट 5-10 सालों में। तो ESG इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ देखते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो होल्डिंग है ITC के अंदर दैट हैज बीन डिक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। बट यहाँ अगर हम ESG इन्वेस्टिंग का कंपैरिजन देखते हैं तो वी गेट टू नो कि अगर हम पीयर्स को कंपेयर करते हैं तो HUL का जो ESG स्कोर है दैट इज समवेयर क्लोज टू A, बट वेराज अगर हम ब्रिटानिया का देखते हैं तो इट इज समवेयर क्लोज टू BB, एंड ITC का AA है विच इज ऑलमोस्ट द हाईएस्ट वन, राइट। सो ESG टर्म्स में ITC इज नॉट डूइंग दैट बैड, जो काफ़ी ज़्यादा जो इसके ऊपर नॉइज है। बट एक प्रॉब्लम जो और है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर इंटरनेशनली ऑल ओवर अगर हम टोबैको इंडस्ट्री में ही ट्रेंड देखते हैं, जो सिगरेट बिजनेसेस हैं, तो उनके स्टॉक प्राइस हैवंट डन वेल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपेयर करते हैं ITC को विद द रेस्ट ऑफ इट्स पीयर इंटरनेशनली, सो फिलिप मॉरिस का ईयर टू डेट रिटर्न इज -5%, प्लस 10 ईयर केगर सिर्फ 3.5% है। ITC का ईयर टू डेट 9% है, -9%, एंड 10 ईयर केगर इज 6% के आसपास। Whereas Imperial Tobacco Group का it is -2.5% the 10 year CAGR, and year to date it is -18%. Whereas Altria का it is 6% 10 year CAGR and year to date -18%. Whereas अगर हम जापान टोबैको को देखते हैं, so again -14% is year to date returns, and अगर हम 10 year returns देखते हैं तो it is somewhere close to 2.6%. So this actually brings us to the antithesis pointers that are there in the story of ITC. So these are some of the potential antithesis pointers. And आपने एक चीज देखी होगी कि हम सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं,
क्योंकि बिजनेस इज द फर्स्ट फिल्टर दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। काफी लोग पहले वैल्यूएशन को देखते हैं फिर बिजनेस एनालिसिस करते हैं, बट हम लोग एसओआईसी इंटेंसिव जो एसओआईसी इंटेंसिव स्टूडेंट्स हैं उनको यही सिखाते हैं कि पहले आपका फर्स्ट फिल्टर शुड ऑलवेज बी द बिजनेस। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू एनालाइज बिजनेसेस और इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द chemical sector or the banking sector, link to the course is given in the description and the comment section below, right? So coming to the antithesis pointers, so these are some of the potential antithesis pointers. First one is the falling FII holding. So this is a very short term antithesis कि यहाँ पे शायद से जो FIIs हैं they are selling out, तो जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर जो सेलिंग का प्रेशर है काफी टाइम के लिए रह सकता है। सेकेंड एंटीथीसिस पॉइंटर इज रेगुलेटरी ओवरबर्डन। तो ये वीडियो बनाने से पहले ही एक न्यूज आई थी कि शायद से जो सिगरेट की लीगल एज है वो 18 से 21 कर दी जाएगी, एंड मोर ओवर पब्लिक एरियाज में जहां पे लोग स्मोकिंग करते हैं वहां पे फाइन 200 से 2000 रुपीज का दिया जाएगा। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेशन। तो इंक्रीजिंग टैक्सेस and increasing regulation can actually leads to disruption in the opinion of investors। क्योंकि हम अगर PE रेशियो देखते हैं तो PE रेशियो माने परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स रेशियो। तो अगर इन्वेस्टर्स का परसेप्शन खराब रहता है कि शायद से जो अर्निंग्स है वॉलेटाइल होगी बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी एक्शंस, तो वहां पे वैल्यूएशन मल्टीपल आपका काफी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी बारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो दिस थिंग कैन ऑल्सो प्ले आउट इन ITC and actually played out to a certain extent. Third key risk that is there in the business is that of conglomerate discount. So conglomerate discount actually business risk नहीं है, it's a valuation risk, because अगर हम conglomerates को देखें over a period of time, conglomerates को उतना valuation नहीं मिलता as compared to focused companies. Market always pays a premium for focus, right? तो यहाँ पे भी similar case है। अगर हम conglomerates को देखें तो यहाँ पे शायद से valuation market इनको कम अवॉर्ड करता है। एंड लास्ट की एंटीथीसिस पॉइंटर इज कैपिटल मिसएलोकेशन। तो ऑलरेडी हमने होटल बिजनेस में देखा है कि ITC ने कैपिटल मिसएलोकेट करा है, बट इवन दो उन्होंने बोला है कि शायद से दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर फॉर द होटल बिजनेस, या शायद से यहाँ पे डीमर्जर भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि old habits die hard, so this can be a risk capital misallocation। अगर ITC अगेन आज होटल बिजनेस में या फिर कोई अनरिलेटेड लाइन ऑफ बिजनेस में एंटर कर जाता है तो दैट कैन बी अ पोटेंशियल रिस्क। बट क्योंकि इनका FMCG में बहुत ज्यादा फोकस है तो दैट थिंग इज वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी, राइट? So coming to the thesis pointers, so one of the biggest thesis pointers is कि शायद से over a period of time what can happen is that investors का जो perception है ITC के ऊपर that can change from a tobacco company to a diversified conglomerate जिसने cash का use करा है tobacco business का to incubate the FMCG business, right? So this can be a potential thesis pointer, and I think this is the only thesis pointer that is there in the business. And apart from this, the second thesis pointer is कि यहाँ पे जो ITC का dividend yield है आज, I think ITC trades at a dividend yield of 4 to 5%, so that is very very stable in nature, right? So this is a second thesis pointer because this dividend will also keep on increasing over a period of time. And the third key thesis pointer is, which I think is also one of the major key thesis pointer, is that the improving capital allocation, because the catalyst that you look for, माने अगर हम किसी चेंज की वेट करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो वो चेंज आ चुका है, that is the capital allocation. So this is why ITC seems very very interesting. एज अ डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूंगा कि वी डू नॉट ओन द स्टॉक बिकॉज इन आर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क हम लोग जो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड बिजनेसेस हैं उनसे थोड़ा सा अवे रहते हैं, बिकॉज हमें कभी भी नहीं पता क्या नई रेगुलेशन आ जाए। तो यहाँ पे परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स हमेशा खराब ही रहता है जो हमने देखा है। So this is our thinking of investing, but ITC on the prima facie basis बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यहाँ पे शायद से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम FMCG कंपनी इमर्ज करके आए, जब इनके FMCG के मार्जिन 10-15% EBIT मार्जिन हो जाता है, एंड अगर यहाँ पे ROC 15-20% से ऊपर चले जाती है तो FMCG बिजनेस एक्चुअली ग्रूसम बिजनेस से FMCG विल बिकम अ गुड बिजनेस विच विल मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अस। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आप भी अपना ओपिनियन बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, वेदर यूर इन फेवर ऑफ ITC और यूर अगेंस्ट ITC।